फर्स्ट ऑफ ऑल जो हेल्थ की डेफिनेशन है, जो हेल्थ की डेफिनेशन है उसे WHO ने डिफाइन किया है। आप लोग जानते हो व्हाट इज WHO? यस, इट इज नोन एज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अक्सर जब हेल्दी शब्द हम यूज करते हैं, पता नहीं क्यों हमारे दिमाग में लगता है कि कोई मोटा आदमी हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हेल्दी। लेकिन हेल्थ इज समथिंग डिफरेंट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो हेल्थ की डेफिनेशन है, इट इज कंप्लीट वेलबींग। कंप्लीट वेलबींग ऑफ ऑर्गेनिज्म। या तो ये सही करो या तो इसका सही मैचिंग करो भाई, ऐसे चल नहीं पाएगा। मशीन ऐसी नहीं है बेटा। जब हम मोबाइल से करते हैं तब कैसे सॉल्व हो जाता है मामला, और या उसके पहले कैसे कर रहे थे तो कैसे सॉल्व हो जाता है, हम ऐसे कैसे पढ़ाएंगे? हाँ बेटा, मतलब हमारा दोस्त है, हाँ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना तुम लोग का काम है यार। तुम जाकर के उनसे बात करो कि कैसे दिक्कत आती है, मैं कैसे पढ़ाऊं। लोगों से बात कर पाना नामुमकिन है। इट इज अ कंप्लीट वेलबींग ऑफ ऑर्गेनिज्म। नॉट मियर absence ऑफ डिसीज। अगर किसी को डिसीज नहीं है इसका मतलब वो हेल्दी नहीं है। हेल्थ की डेफिनेशन में कुछ और बातें भी आती हैं, और वो क्या बातें होती हैं उनको मैं डिस्कस करने वाला हूं। किसी को भैया यहाँ पर भेजिए, यहाँ पर जो साउंड सिस्टम है वो कैमरा के साथ मैच नहीं कर पा रहा। ठीक है, जल्दी भेजिए। So, what is health? It is a complete well-being of organism, not mere absence. तो जब हम बोलते हैं complete well-being, what is the complete well-being? तो complete well-being को समझाने के लिए WHO ने 4 एस्पेक्ट लिए हैं। कितने एस्पेक्ट? 4 एस्पेक्ट। और भी लिए होंगे लेकिन NCERT ने 4 एस्पेक्ट पे बात की है कि बोलते हैं हेल्थ इज अ फिजिकल, ओके, मेंटल, इमोशनल। वैसे मेंटल और इमोशनल एक ही बात होनी चाहिए, पर पता नहीं क्यों उन्होंने अलग सब लिया। इट इज अब आप लोग देखो, सुनो इधर, सुनो मेरी बात ध्यान सुनो। इनके साथ क्या इश्यूज हैं आप लोग अपना एकदम फाइनल कर लो,
किसी दिन मैं अगर चला तो मैं फेंक दूंगा इसको भी और उसको भी। ठीक है, तो बताओ, पहला एस्पेक्ट फिजिकल, दूसरा मेंटल, तीसरा इमोशनल और चौथा सोशल। अब डेफिनेशन बनाते हैं। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज अ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल वेल-बीइंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब इन सब चीजों को ध्यान से समझने की जरूरत है कि हम लोग हेल्थ किसे बोलेंगे और हेल्दी कौन होगा। जिसका फिजिकल बॉडी हेल्दी है, यानी मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं फिजिकली करेक्ट। मेंटल में सारे इमोशन और मेंटल में मेरा पूरा कंट्रोल है, मुझे कोई पागलपन के दौरे नहीं पड़ते। इवन इमोशनल बैलेंस हो, इमोशनल बैलेंस उसे बोलते हैं जिससे ज्यादा गुस्सा ना आए, बहुत ज्यादा रोने ना लगे, इमोशनल ना हो जाए, हाँ सुसाइडल टेंडेंसीज ना हो, है ना, और भी बहुत सारी बातें जो आप लोग ज्यादा समझते हो। और तीसरा सोशल, वो जिस जगह रह रहा हो उसका अपने पड़ोसियों से भी रिलेशन अच्छा हो। यस, हो सकता है कुछ लोग ये पास कर जाएं, ये पास कर जाएं, ये भी पास कर जाएं। अब पड़ोसी है जो रोज तुम्हारे घर के सामने कूड़ा फेंक देता है, तो मैं बीमार नहीं हूं, वो बीमार है। अब आपको गुस्से में उसको गुस्सा करना पड़ेगा, ये क्या करते हो, तो तब भी आप बीमार हैं, वो नहीं। तो जैसे वो कूड़ा फेंके बोले थैंक यू वेरी मच। ओके, व्हाट इज हेल्थ? यस, व्हाट इज हेल्थ? इट इज अ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल वेलबींग ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो कितने एस्पेक्ट लिए? 4। कई बार ये दोनों एस्पेक्ट एक ही मान लिए जाते हैं, तो बोलते हैं फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, पर मैं ऐसे बोल रहा हूं। तो बोलते हैं जितने लोग भी WHO की डेफिनेशन सुनेंगे, उनका मतलब है absence of disease is a health. No, it is the absence of disease और complete well-being. हो सकता है तुमको बिल्कुल कोई डिसीज ना हो, बिल्कुल डिसीज ना हो, लेकिन गुस्सा ज्यादा आता हो, तो आप बीमार हैं। यस, मुझे मान लो मुझे कोई बीमारी नहीं है, खांसी वासी भी थोड़ी आ रही, मान लो गुस्सा ज्यादा आता है, तो मैं नॉर्मल हूं कि बीमार हूं? क्या बात है। अगर मेरे पड़ोसी से मेरे संबंध अच्छे नहीं है तो बीमार है। अगर सामाजिक तौर पे मैं एक बुरा आदमी हूं तो मैं बीमार। इसका मतलब WHO क्या कहता है? एक एस्पेक्ट की 4, चारों याद रहेंगे। तो बेटा अब हम लोग WHO की डेफिनेशन को एक बार दोहरा करके आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज हेल्थ? इट इज कंप्लीट वेलबीइंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। इट इज अ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल वेलबीइंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसी हेल्थ से उठाया गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सो इट इज health of the reproductive organ. What is reproductive health? It is a reproductive health is nothing but it is a physical, mental, social, emotional well-being of reproductive organ. कौन से organ? फिर से बोलो, कौन कौन से 4 एस्पेक्ट? फिजिकल, फिजिकल, हाँ, फिर से बोलो, फिजिकल। और मैं इन चारों पॉइंट को पूछूंगा, व्हाट इज फिजिकल वेलबींग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? फिजिकल वेलबींग, इसका मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई डिसीज ना। इसके अलावा मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर होते हैं रिप्रोडक्शन रिलेटेड। जैसे कि आपको मालूम है देयर आर सो मेनी मेंटल डिसऑर्डर जिन्हें परवर्जन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परवर्जन। सो दीज आर मेंटल डिसऑर्डर रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके अलावा कुछ इमोशनल डिसऑर्डर होते हैं रिलेटेड विद द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इमोशनल वेलबींग। इसके अलावा सोशल वेलबींग भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की होती है। अब आप बोलेंगे कि सर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की सोशल वेलबींग क्या है? ये जो आप देख रहे हैं, दीज आर नोन एज सेक्स अब्यूज। क्या बोलते हैं? सेक्स अब्यूज, रेप। क्या है बेटा?
रेप, ये बताओ कौन कर रहा है? आप लोगों में कौन, किस वजह से हो रहा है ये? जस्ट बिकॉज इज अ बैड सोसाइटी. गुड सोसाइटी और बैड सोसाइटी, और इफ एनीथिंग रिलेटेड विद द सोसाइटी इट इज सोशल. तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमें भी वही 4 पॉइंट पढ़ने हैं. यानी हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या, कैसा वेलबींग दिख रहा है? फिजिकल, फिर मेंटल, फिर इमोशनल, फिर सोशल. अब आगे क्या लिखे? ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. यस. तो हम लोग मानते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इट इज हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शन. इसको एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं. रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज कंसर्न विद हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शन. यानी सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फंक्शन कैसा होना चाहिए? एबनॉर्मल की नॉर्मल? अच्छा, एक और बात, जब जब हेल्थ की बात चली, हर तरीके की हेल्थ के बारे में डिस्कस करने में ह्यूमन को, ऑर्गेनिज्म को कोई दिक्कत नहीं होती. जब भी रिप्रोडक्शन रिलेटेड बेटा कोई भी बात समाज में फैलती है, लोग इससे बचने की कोशिश करते हैं. लोग इतनी सी बात से भी बचने की कोशिश करते हैं कि उन्हें इनफर्टिलिटी क्यों है, बच्चे क्यों नहीं हो रहे. इसको भी सोशल स्टिग्मा मानते हैं, वो भी सामाजिक कलंक मानते हैं. तो आप समझ लो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई डिसीज होगी तो लोग जल्दी खुलकर बात करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक समय पर इंडिया के लिए बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस हो गई थी, क्योंकि हम लोग इस तरीके के रिचुअल्स में बंधे हुए हैं कि हम लोग अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करें, ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात हो जाया करती थी. तो याद रखना, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिस्कस करना, इट वाज अ प्राइम इंपॉर्टेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रखनी थी. और जब हमारा देश आजाद हुआ, कब आजाद हुआ? 1940. अच्छा, कौन सा अगस्त? 15 अगस्त. ये हमारा इंडिपेंडेंस है. और जो हमारी पहली सरकार बनी है, अंतरिम सरकार, उसके बाद जो मेन सरकार बनी, तो ये सन आया 1951. बोलो कौन सा? और 1951 में जो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बेटा पॉपुलेशन और रिसोर्सेज आपस में मैच नहीं कर रहे थे. शायद आप सुनने का धैर्य रखें तो अच्छा लगेगा मुझे. बचाइए. हमारे देश को जब अंग्रेज छोड़ के जा रहे थे, तो बताइए हमारी इकोनॉमी अब कौन संभालेगा? अंग्रेज की हम खुद. यानी इंडिया की इकोनॉमी को अब कौन संभालेंगे? इंग्लिशमैन की इंडियंस? और इंडियंस के जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों को आजादी मिली, उनका सबसे, उस पूरी पॉपुलेशन का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट क्या था? फूड. खाना कहां से? और बोला गया खाना आएगा बेटा एग्रीकल्चर से. बोलो कहां से? और एग्रीकल्चर उस समय पर बहुत अच्छा नहीं था. तो सबसे बड़ी समस्या लोगों को लगी कि यार पॉपुलेशन तो कंटिन्यूअस बढ़ती जा रही, और जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी तेजी से एग्रीकल्चर. तो बताओ पॉपुलेशन को रोकना पड़ेगा. यस. तो इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री है ये, जिसने ये बात सोची 1951 में कि हमें कुछ प्लान्स बनाने चाहिए और कुछ प्रोग्राम्स बनाने चाहिए. नेशनल लेवल पर ये प्लान्स और प्रोग्राम्स बनाने चाहिए. किस लेवल पर? देश के लेवल पर बनाने चाहिए, नेशनल लेवल पर बनाने चाहिए. और ताकि हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कंसर्न में ले सकें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कंसर्न में ले सकें. और इन्होंने जो सबसे पहला प्लान बनाया 1950 में, इट वाज अ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. एकदम शांत रहो बेटा.
तो बताओ 1951 में जो नेशनल लेवल पर एक प्रोग्राम बनाया गया वो कौन सा प्रोग्राम था? हाँ, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। सोचिए आप, फैमिली प्लानिंग के बारे में आप आज किसी गांव वाले से बात करो तो वो कहेगा नहीं भाई साहब, हमारे पास खाने खिलाने के लिए हम 4 बच्चे करें 6 बच्चे करें, आप कौन हो? आज क्या है? 2020 और देश अभी आजाद हुए 4 साल हुआ है। कितना साल? अभी देश आजाद हुआ और कोई कहता है कि बेटा बच्चे 2 ही अच्छे, दिमाग खराब हो जाएगा। बोले काहे भैया, हम तो 5-6 बच्चे करेंगे, जितनी मर्जी है उतनी करेंगे। तो बताओ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम उस समय पर बहुत हिट हुआ होगा कि फ्लॉप? बहुत हिट नहीं हुआ। तो इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया इन बेटर वे, एक बेटर प्लान के साथ इंट्रोड्यूस किया गया। And that better plan was known as RCH. What is RCH? बोलो। और आजकल इसे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। और ये RCH प्रोग्राम है जिन्हें समय समय पर असिस्ट किया जाता है, इन्हें सुधारा जाता है और सुधार कर नई टेक्निक्स लाई जाती हैं। तो जो मैं पूछता जाऊं उतना बताते जाओ। बताओ कब आजाद हुए? 1951 आया। इंडिया उन कंट्री में से लास्ट कंट्री की पहला लास्ट जिसने क्या सोचा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और उसके बारे में प्लान बनाए। कहां पर? नेशनल लेवल। और इस पहले प्लान का नाम बताओ क्या था? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। क्या फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को बाद में बेटा बेटर प्लान बनाया गया? उस प्लान का नाम क्या था? RCH। फिर से बोलो, फुल फॉर्म रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड। अगर बुद्धिमान हो तो तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा रिप्रोडक्टिव केयर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इसका मतलब है ये जच्चा केयर है। व्हाट इज जच्चा? माँ, और दिस इज बच्चा केयर। यानी इंडियन गवर्नमेंट ने कहा पहले 2 लोगों को फोकस करो। एक तो बेटा प्रेग्नेंट लेडी, बोलो कौन? प्रेग्नेंट लेडी, इनकी हेल्थ पर फोकस करो। और एक बेटा फोकस करना है इन्फेंट एंड चाइल्ड, बोलो कौन? इन्फेंट एंड चाइल्ड। तो जो RCH प्रोग्राम है ये बड़े फोकस्ड प्रोग्राम है और इन फोकस प्रोग्राम की शुरुआत 2 लोगों पर फोकस की गई। वन इज प्रेग्नेंट लेडी, इन्फेंट एंड चाइल्ड। फुल फॉर्म RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड। फिर ये लगभग हर डिकेड में, हर 10 साल में इनको असेस किया गया। हर 10 साल में इनको असेस करते हैं और असेस करके इनमें न्यू प्लान ऐड करते हैं और उन न्यू प्लान को ऐड करके इस प्रोग्राम को छोटा करते जा रहे हैं कि बड़ा। अब आपको मालूम चलेगा ये NRHM नाम सुना है कभी? इट इज नोन एज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। फिर से बोलो, N फॉर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। हमने एक मिशन तैयार किया है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और इस तरीके से ये प्लान डे बाय डे नए तरीके से इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। बताओ 51 में कौन सा था? हाँ, फिर उसको बेटा मॉडिफाई किया गया, किस नाम से? हाँ, और हर 10 साल में उसे बेटा हम लोग हर डिकेड में लगभग उसे एसेस करते हैं और उसमें हर बार वही रखते हैं कि बेटा कुछ बढ़ा देते हैं। बढ़ा, शुरुआत किससे की थी? प्रेग्नेंट लेडी और इन्फेंट एंड चाइल्ड। क्या अभी तक वही फोकस है कि बढ़ा दिया? बढ़ा दिया। और आजकल हम लोग इस RCH को किसके अंडर में ले आए हैं? NRHM। व्हाट इज NRHM? पक्का? अब ध्यान सुनना, RCH के क्या क्या गोल्स हैं। अगर आप NCERT में अंडरलाइन कर सको तो सबसे बेहतर।
और ना कर सको तो ये पॉइंट एज इट इज लिखने हैं। आरसीएच के क्या क्या गोल्स हैं वो पैराग्राफ वाइज आपकी बुक में लिखे। सी, पहला गोल है अवेयरनेस, ए फॉर अवेयरनेस, यानी आरसीएच अवेयरनेस फैलाती है, जागरूकता फैलाती है। यस, ये अवेयरनेस फैलाने के लिए वो लोग ऑडियो विजुअल मीडिया यूज करते हैं, ऑडियो विजुअल मीडिया। प्रिंट मीडिया को यूज करते हैं, मतलब न्यूज़पेपर। ऑडियो विजुअल का मतलब है टेलीविजन, टीवी। प्रिंट मीडिया का मतलब है न्यूज़पेपर एंड ऑल। ऑडियो विजुअल मीडिया, प्रिंट मीडिया को यूज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ किसकी किसकी हेल्प लेते हैं? एक तो ये लोग लेते हैं गवर्नमेंट की हेल्प, इसके अलावा ये हेल्प लेते हैं एनजीओ की। व्हाट इज एनजीओ? दे आर नोन एज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आरसीएच प्रोग्राम के अंडर हम जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। और जागरूकता फैलाते वक्त हम लोग कैसे जागरूकता फैलाएंगे? चिल्लाएंगे क्या? क्या लेंगे बोलो? ऑडियो विजुअल मीडिया लेंगे। मतलब क्या है? टेलीविजन, ऑडियो विजुअल है, और इसके अलावा प्रिंट मीडिया लाइक न्यूज़पेपर। और किसकी हेल्प से ये सब करेंगे? बोलो कौन? गवर्नमेंट। और कौन? एनजीओ। गवर्नमेंट और एनजीओ मिल करके ये ऑडियो विजुअल मीडिया और प्रिंट मीडिया का सहयोग करके अवेयरनेस फैलाएंगे। जो सबसे पहला ग्रुप है जिसको हम टारगेट करेंगे अवेयरनेस, इट इज यू। यू मीन्स एडोलसेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एडोलसेंस रिलेटेड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स। याद रखना, सबसे ज्यादा प्रोन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए एडोलसेंस। एडोलसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था। किशोर ये लोग हैं जो अपनी प्यूबर्टी की एज में आ चुके हैं। और जो लोग प्यूबर्टी की एज में हैं इनको बहुत सारे मिथ्स मालूम है। मिथ्स मतलब गलत बातें मालूम है। इनको बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है। इनको रियल बात मालूम नहीं है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। और इन मिथ्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस की वजह से इनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बड़े जल्दी खराब हो सकती है। हेल्थ बड़ी मुश्किल में आ सकती है, और वो भी नॉर्मल हेल्थ की रिप्रोडक्टिव। याद रखना, ये जो 15 या 13 से 18 साल का युवक है ये सबसे ज्यादा क्यूरियस है अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, क्योंकि इसकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं ये जिंदगी में इसके पहली बार, लाइफ में पहली बार चेंजेस आ रहे हैं। और जब आपकी बॉडी में सबसे पहली बार कोई चेंजेस आते हैं आप बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्ट करते हो, और वो रिएक्शन आपके गलत भी हो सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं। इसलिए आरसीएच ये कहती है कि इन 13 से 18 साल के बच्चों को अवेयरनेस देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए? क्या क्या अवेयरनेस में दे सकते हैं? पहली अवेयरनेस है, इट इज सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स। एक तो सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए, ये स्कूल्स में प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे ही हम लोग ये बात बोलते हैं समाज का एक तबका उठ खड़ा होता है। जस्ट बिकॉज रिलेटेड इज अ सेक्स, इस शब्द को सुनते ही लोग कहते हैं कि शायद यहां पर कुछ उल्टी सीधी बातें सिखाई जा रही होंगी। नो, सेक्स एजुकेशन का मतलब है प्रॉपर इंफॉर्मेशन। किन किन बातों का प्रॉपर इंफॉर्मेशन? पहली तो अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
इंफॉर्मेशन देनी है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, मेल को मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, और फीमेल को मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आप इतनी तो जानते हैं बात कि जो लोग बायोलॉजी लिए उनको और उनके मैथ्स वाले बच्चों के बीच में जो मिसकॉन्सेप्शन है, बायोलॉजी वाले बच्चों को कम है, मैथ्स वाले बच्चों को ज्यादा है, जस्ट बिकॉज वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में आइडिया नहीं रखते। जैसे हम जानते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 4 मेन बातें हैं, याद है? एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटलिया। याद है? क्या यही 4 बातें मेल में है? क्या यही 4 बातें फीमेल में है? तो बताओ सबसे पहले सेक्स एजुकेशन में क्या बताना चाहिए? अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दूसरा, अबाउट एडोलसेंस चेंजेस। इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चेंजेस चालू होंगे, वो भी एडोलसेंस चेंजेस चालू होंगे। मैं आपको बताऊं, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। अगर इसे इंफॉर्मेशन के हिसाब से लोगे तो चैप्टर इज बेस्ट, बदतमीजी के हिसाब से लोगे तो बेकार है। एडोलसेंस चेंजेस में जब पहली बार गांवों में कुछ बच्चों को मीनार्की सेट होती, क्योंकि मैं गांव का डॉक्टर रह चुका हूं, तो मैं गांव में पीएससीज में पोस्टेड था, हो सकता है आप भी पोस्टेड हो कभी ना कभी। तो जब मीनार्की सेट होती है, फीमेल इज सो कंफ्यूज्ड। बच्ची होती 12 या 13 साल की बच्ची होती, 12 ईयर की, और उसकी माँ ने उसे बताया नहीं है, पता नहीं क्यों, फादर बता नहीं सकते, फ्रेंड सर्किल में ऐसी कोई बातें नहीं हुई, और अचानक मीनार्की सेट हुई और ब्लीड होने लगा, और जैसे उसके कपड़े गंदे हुए सबसे पहले उसे लगता है उसे कोई बीमारी हो गई। बीमारी सोचता है, इसका मतलब उसका कॉन्सेप्ट सही है कि गड़बड़ है? गड़बड़। और फिर वो उल्टे सीधे उपाय सोचती है बिना किसी को बताए। और ऐसे कई बार बच्चे डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और बोलते डॉक्टर साहब पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई, ब्लड आने लगा। बताइए, इतना मिसकॉन्सेप्शन है। क्या ये सारी बातें बच्चों को प्रायर, जबकि होने के पहले पता होनी चाहिए? यस, अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अबाउट एडोलसेंस चेंजेस। इसके अलावा एडोलसेंस को सेफ एंड हाइजीन के बारे में बताना चाहिए, सेफ एंड हाइजीन सेक्स। कई लोग ये बात को गलत मानते हैं। समाज में बोलो कि बच्चों को सेक्स के बारे में बताइए, आप नहीं बताएंगे, बच्चा ट्राई करेगा, और अगर ट्राई करेगा तो बताओ उसको ये होने के चांसेस हैं। व्हाट इज एसटीडी? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। और इसका सबसे खतरनाक फॉर्म एड्स। व्हाट इज एड्स? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कई लोग जो कहते हैं कि नहीं बतानी चाहिए बच्चों के सब बातें समय के पहले, पर बच्चे की बॉडी में चेंज आते हैं और मिसकॉन्सेप्शन की वजह से वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर बैठता है, और फिर जब बच्चे को एड्स हो जाता है तब वही गार्जियन जो कहता है नहीं बतानी चाहिए, कहते हैं काश मैंने समय रहते हुए अपने बच्चे को सही बातें बता दी। तो दीज आर रिलेटेड विद द कौन सी एजुकेशन? तो बताओ सेक्स एजुकेशन में क्या क्या बताना है? प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दूसरा, एडोलसेंस चेंज। तीसरा, सेफ एंड हाइजीन सेक्स। बताओ कैसा? तीनों पॉइंट याद रहेंगे? पहला पॉइंट बोलो। अच्छा, दूसरा? ठीक है, इसके अलावा सेफ एंड हाइजीन। अच्छा, उन्होंने कहा कि केवल एडोलसेंस रिलेटेड बच्चों को ही केवल सिखाना नहीं है, हमें अवेयरनेस देनी है। दूसरी अवेयरनेस देनी है किसे? हमें अवेयरनेस देनी है। अवेयरनेस नंबर 1 थी फॉर द स्टूडेंट्स और द चाइल्ड। हमें देनी है पेरेंट्स को भी। हमें बताना है पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों से बात करें। हमें ये अवेयरनेस देनी है क्लोज रिलेटिव से। कई बच्चे अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते, अपने क्लोज रिलेटिव से बात करते हैं। मे भी भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, या फिर अंकल हो सकते हैं, या कोई पास का रिलेटिव हो सकता है, क्लोज रिलेटिव, या फिर टीचर्स। तो बोलते हैं कि अवेयरनेस होनी चाहिए सेक्स एजुकेशन की। किसको किसको? पेरेंट्स,
क्लोज रिलेटिव एंड टीचर। बोले सब इतने सारी अवेयरनेस दे करके क्या कर लोगे? सर जी हम ये ब्रेक कर पाएंगे। बोलो क्या? मिथ्स एंड मिसकॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द एडोलसेंस रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो बच्चों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ सुधारने के लिए केवल बच्चों को अवेयर करना है कि मम्मा पापा को भी, और मम्मा पापा के अलावा क्लोज रिलेटिव और किसको? टीचर। थोड़ा बोल्ड टॉपिक है लेकिन हर टॉपिक का अपना ही अलग ही अंदाज होता है। आप जल्दी जल्दी बताइए मैं किसके अंडर पढ़ा रहा हूँ? आरसीएच। आरसीएच के अंडर में मैंने क्या सीखा है? गोल्स। क्या सीखा है? गोल्स में पहला गोल, अभी तक अवेयरनेस ही चल रही है। अभी तक मैंने किसकी बात की? अवेयरनेस। बताओ अवेयरनेस में पहला ग्रुप कौन है? एडोलसेंस रिलेटेड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इनको एडोलसेंस रिलेटेड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझाने के लिए हमने क्या क्या तरीके उठाए हैं? ऑडियो विजुअल, फिर से बोलो, और प्रिंट मीडिया विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओ। और हमने एडोलसेंस यानी बच्चों को क्या क्या सिखाया? 3 पॉइंट लिखे मैंने, बताओ याद है? पहला बोलो सेक्स एजुकेशन। बोलो क्या स्कूल में सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए? यस। कुछ लोगों को लगता है सेक्स एजुकेशन में कुछ उल्टा सीधा पढ़ाएंगे, तो बताओ व्हाट इज सेक्स एजुकेशन? इट इज अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। दूसरा एडोलसेंस चेन। तीसरा जिससे बच्चे एसटीडी से बच सके, एड्स से बच सके। बताओ मम्मी पापा को भी सिखाना है और किसको? अच्छा क्लोज रिलेटिव को, और किसको? टीचर। ये आप एनसीईआरटी में अंडरलाइन करते रहिएगा। अच्छा अगर हमने ये सब कर दिया, अगर ये सब कर दिया तो बताइए क्या फायदा होगा? पता नहीं। क्या मिथ्स टूटेंगे? मिसकॉन्सेप्शन टूटेंगे? अगर हमें प्रॉपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और प्रॉपर सेफ हाइजीन सेक्स का आइडिया हो तब हम चूज कर सकते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। इतना बोल्ड होकर के ना आप कभी किसी से बात कर पाते हो, पर ये गलत है। आपको अपने मम्मी पापा से सबसे पहले इन बातों को करना चाहिए अगर आपकी लाइफ में कुछ भी गड़बड़ चल रहा है तो। ओके, नेक्स्ट इज अवेयरनेस टू फर्टाइल कपल। फर्टाइल कपल और मैरिजेबल कपल। एडोलसेंस के बाद दूसरा जो ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप है जिसको अवेयरनेस चाहिए, सबसे ज्यादा अवेयरनेस चाहिए, वो जो कपल है, फर्टाइल कपल है, मेल फीमेल, या फिर वो क्या है? मैरिजेबल कपल है, जो शादी करने जा रहे हैं। याद रखना मेट्रो सिटीज के हालात बहुत खराब हैं। लोगों ने नए नए तरीके के रिलेशंस चालू किए हैं, लिव इन रिलेशन से बिना शादी के साथ में रहते हैं, ये सब चीजें। इससे एसटीडीज, व्हाट इज एसटीडी, और एड्स के केसेस घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? तो बोलते हैं फर्टाइल कपल और मैरिजेबल कपल को भी हमें सिखाना है, और क्या क्या सिखाना है उसकी भी एक लिस्ट है। पहला पॉइंट हमें जो सिखाना है, इट इज सेफ एंड हाइजीन सेक्स। कैसे होना चाहिए ये सिखाना है। ओके, दूसरी चीज सिखानी है, क्योंकि ये शादी करने जा रहे हैं तो इनको सिखाना है बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस। अगर इन्होंने शादी की है तो बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस सिखाने हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बताना है आपको, बताना आईयूडीज के बारे में, व्हाट इज आईयूडीज, इंट्रायूट्राइन, ओसीपीज, व्हाट इज ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो हमें बर्थ कंट्रोल ऑप्शन सिखाने हैं। ये बातें हम बच्चों से नहीं कर सकते, लेकिन उनसे कर सकते हैं जिनकी शादी हो रही। तो सेफ एंड हाइजीन सेक्स बताना है, बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस बताने हैं। इसके अलावा एंटीनेटल केयर के बारे में बात करनी है। एंटीनेटल केयर, इट इज केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर। प्रेग्नेंट मदर की केयर कैसे की जानी चाहिए इसके बारे में आइडिया देना है। ज्यादातर गांवों में एंटीनेटल केयर के बारे में कोई बात नहीं होती।
प्रेग्नेंट लेडीज दिन भर घर का काम करती रहती, 9 महीने में शायद एक बार कभी डॉक्टर के पास गई तो गई, वरना गई ही नहीं। अगर नहीं गई तो बताइए उनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल होने के चांसेस कम है कि ज्यादा? एंटीनेटल केयर के बाद पोस्टनेटल केयर के बारे में आइडिया देना है। पोस्टनेटल होता है बर्थ के बाद की केयर। पोस्टनेटल केयर इट इज आफ्टर बर्थ केयर। जब बच्चे पैदा हो जाएं उनकी केयर कैसे की जाए। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात कर रही है। ज्यादातर मेट्रो सिटीज, गांव में तो नहीं, लेकिन मेट्रो सिटी की यह प्रॉब्लम है कि मेल और फीमेल दोनों वर्किंग है, यानी माँ बाप जो बच्चे हैं दोनों काम करते हैं, बीपीओज में काम करते हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं, और उनकी जिंदगी में काम करना जरूरी है वरना खर्चे नहीं चल पाएंगे, ईएमआई चुकानी है। तो वो बच्चों को घर में नैनी के पास छोड़कर, नानी नहीं, नैनी, नैनी कुछ और होता है, नानी कुछ और होता है, उसको छोड़ करके चली जाती। तो बताओ बच्चा बाहर का दूध पिएगा, बताइए तंदुरुस्त होगा कि नहीं होगा? तो बताओ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना। इसके अलावा इन बेवकूफों को सिखाना है दैट लड़का और लड़की एक समान, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर गर्ल एंड बॉयज चाइल्ड। गर्ल एंड बॉयज। भाई 6 पॉइंट है। जो लोग पीछे के पॉइंट याद कर पाए होंगे वो याद कर पाएंगे। पीछे बताओ, हम लोगों ने एडोलसेंस को भी कुछ सिखाया था? कुछ याद ही नहीं है। याद है? ये तो मैं तब पढ़ूंगा जब एडोलसेंस बता दोगे। एडोलसेंस को क्या क्या सिखाया था? सेक्स एजुकेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन, याद है? पहला एडोलसेंस चेंजेस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेफ एंड हाइजीन सेक्स, किससे बचेगा? एसटीडी, किससे बचेगा? एड्स। 3 बातें थी। इसके अलावा मम्मी पापा को भी समझाना था, क्लोज रिलेटिव को समझाना था, टीचर को समझाना था। टीचर को समझाना था कि वो अपने बच्चों से कैसे बात करें, जैसे अपने बच्चों से बात करते वैसे अपने स्टूडेंट से बात करें। यू नो दैट। इसके बाद जब उनको अवेयर कर दिया तो अब किसको अवेयर करना है? फर्टाइल कपल। फर्टाइल कपल कौन होते हैं? जिनकी शादी होने वाली है। उनको क्या क्या बताना है? बोलो। सेफ एंड हाइजीन सेक्स, फिर बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, फिर एंटीनेटल केयर, फिर पोस्टनेटल केयर, फिर ब्रेस्ट फीडिंग। फिर अगर हम ये कर गए तो ये इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें मिलेंगी हेल्दी फैमिलीज। हमको बहुत हेल्दी फैमिलीज मिलेंगी ऑफ डिजायरेबल साइज। ओके, बताइए अवेयरनेस फैलाते फैलाते हम लोग कहां पर अवेयरनेस ले गए? फर्टाइल कपल। फर्टाइल कपल को कितनी बातें सिखानी है? 6। सिखा पाओगे? हटा दें? अगर ऐसे बता पाओगे तो मैं जान जाऊं। और इसमें एक भी पॉइंट कसम खा कह रहा हूं एनसीईआरटी के बाहर नहीं है। तुम्हें लगते होंगे कि एनसीईआरटी में सब बातें लिखी हैं, घर जाकर के देखोगे तो सबकी सब मिलेगी। बोलो, बताओ 6 पॉइंट याद है? पहला सेफ एंड हाइजीन सेक्स। अच्छा, दूसरा बर्थ कंट्रोल ऑप्शन। तीसरा एंटीनेटल केयर। क्या होती है? प्रेग्नेंट मदर की केयर का नाम एंटीनेटल केयर। फिर पोस्टनेटल केयर, फिर ब्रेस्ट फीडिंग और
बताओ लड़का लड़की में कोई डिफरेंस है? आजकल तो बेटा बिटिया हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। बेटा तो खोपड़ी तब तक खाएगा जब तक मार नहीं देगा तुम्हें। बिटिया तो अपना कहीं पढ़ लिख के बड़ी चली चली जाएगी। बिटिया इज बेटर देन। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो तुम? इक्वालिटी कह रहा हूं मैं। तो मैं इक्वल आदमी नहीं हूं, मैं घटिया इंसान हूं। और मैं इतना घटिया हूं कि मैं सोचता हूं बिटिया बेटर है। तो न्याय नहीं मिलेगा तुम्हें। अरे मुस्टंडे। अरे नहीं यार, उसको परेशान मत करो, उसका क्वेश्चन सही है। वो कह रहा सर इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हो। बताओ पिछले 2000 सालों से जब से एडी चला, व्हाट इज एडी? बीसी, व्हाट इज बीसी? बिफोर क्राइस्ट। व्हाट इज एडी? तो जब से हम लोगों ने अपना होश संभाला और जब से सिविलाइजेशन हुआ, सब सभ्यताएं बनी, संस्कृति बनी, तब से आज तक किसको फेवर किया गया? किसको? मुस्टंडों को। हाँ, महिलाओं को। बेटा जो भी महिलाओं पे मजाक करता है, सबसे पहला मजाक अपनी मम्मा पे और बहन पे जाता है, जहां से तुम पैदा हुए। बैठो 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 बैठो, इक्वल अपॉर्चुनिटी। मतलब गर्ल्स तुमको क्या इधर छेड़ देती हैं क्या? अभी भी हमारा इंडिया इज नॉट अ बेटर प्लेस फॉर द गर्ल्स। ये तुम जानते हो, तुम देखते हो, तुम ये क्राइम होते हुए देखते हो और तुम चुपचाप मुंह घुमा के चल देते हो। अरे अपना क्या है? जो आज दूसरे के साथ हो रहा, किसी ना किसी दिन हमारे साथ होगा। फिर हमें लगेगा दुनिया बोलती क्यों नहीं है? क्यों? किसी दिन आपने भी नहीं बोला था। जैसा समाज हम चाहते हैं या डिजर्व करते हैं, वैसा ही हमको मिलता है। अगर समाज में हम अच्छाई रखेंगे तो अच्छाई है, बुराई रखेंगे तो बुराई है। अब सौरभ से कोई पूछे तो सौरभ कहेंगे सर आप लड़कियों का पक्ष तो बिल्कुल मत लीजिए, है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आइए, एक तीसरी तरीके की अवेयरनेस है, इट इज नोन एज जनरल अवेयरनेस। तीसरी अवेयरनेस है ये। पहली अवेयरनेस किसको दी थी? एडोलसेंस। दूसरी फर्टाइल कपल। तीसरी ये सबके लिए, जो भी इस दुनिया में सुन रहा है उस सब के लिए ये बातें ध्यान देने लायक हैं। जनरल अवेयरनेस में पहली अवेयरनेस है अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ। हमें बताना है कि पॉपुलेशन जो बढ़ रही वो कितना खतरनाक हो जाएगा। एक दिन रिसोर्सेस पॉपुलेशन को मैच नहीं कर पाएंगे। पॉपुलेशन इतना बढ़ जाएगी कि रोटी कपड़ा और मकान की दिक्कत आ जाएगी। पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेस मैच नहीं करेंगे, और जब ये मैच नहीं करेंगे तो आपस में कंपटीशन बढ़ेगा, और ये कंपटीशन क्राइम के रूप में आएगा। किसके रूप में? क्राइम। 10 लोगों में से 2 लोगों के पास खाना है, 8 लोगों के पास खाना नहीं है, तो क्या वो भूखे मर जाएंगे? वो छीन के खाएंगे। क्या करेंगे? छीन। और जब वो छीन के खाएंगे तो क्या बढ़ेगा? हाँ बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अच्छा, तो पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में आइडिया करना है। इसके अलावा सोशल एविल के बारे में रोज बातें होनी चाहिए। मैं तो रोज ही करता हूं। मैं एज अ टीचर जितनी भी बातें कर सकता हूं सोशल एविल के बारे में आपसे करता हूं। ये सामाजिक बुराइयां हैं। एविल मतलब बुराइयां। इन सामाजिक बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई है सेक्स अब्यूज। छोटे बच्चे चाइल्ड अब्यूज के नाम से, मेल हो कि फीमेल, सेफ नहीं है। आपके आमिर खान ने इस पे एक बड़ा सा शो किया था जिसमें बच्चों को क्या क्या खतरे हैं ये बताया गया है। कई बार बच्चे अपने फैमिली मेंबर के द्वारा अब्यूज किए जाते हैं। ये बच्चे इतने छोटे हैं कि इन्हें कुछ आइडिया नहीं कि उनकी बॉडी के साथ क्या किया जा रहा है। एंड इट इज अ सोशल एविल। इसके अलावा रेप्स, ये वो काम है, ये वो दुर्घटनाएं हैं जो समाज में कभी नहीं होनी चाहिए। अगर हमने पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल एविल के बारे में बात की
अवेयरनेस फैल गई तो इसका फायदा क्या होगा? पहले वाले का फायदा था कि मिथ और मिसकॉन्सेप्शन टूटे थे, दूसरे का फायदा था कि फैमिली हेल्दी मिली थी और साइज बड़ी मिलती कि छोटी छोटी। अगर हमने ये कर दिया तो हमें हेल्दी सोसाइटी मिलेगी, हेल्दी सोसाइटी मिलेगी। अगर हमने ये सब कर दिया तो हेल्दी सोसाइटी मिलेगी। बट आप जानते हो ह्यूमन नेचर और ह्यूमन बिहेवियर इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। बहुत सारे लोग जो हमारे साथ बैठे होते हैं, जो बात करने में बड़े ही स्वीट, बहुत साफ सुथरे होते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है हमें नहीं मालूम होता। पर अगर समाज में सोशल एविल धीरे धीरे खत्म होने लगे तो हम लोग इक्वालिटी की बात ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे। किसकी? जब तक सोशल एविल है, इक्वालिटी की बात इंडिया में हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। थैंक यू वेरी मच। ये 3 अवेयरनेस है। इन अवेयरनेस के बाद दूसरा पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन। कैसे इम्प्लीमेंट करें? कुछ लोग बोलेंगे चौथा होना चाहिए। चौथा नहीं, पहला पॉइंट था अवेयरनेस। पहला पॉइंट क्या था? और अवेयरनेस कितने प्रकार की? 3 अवेयरनेस याद है? पहला अवेयरनेस एडोलसेंस, दूसरा फर्टाइल कपल, तीसरा जनरल अवेयरनेस। अवेयरनेस कर लिया, सबको अवेयर कर लिया। अवेयर करने के बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ फैसिलिटीज का इंप्लीमेंटेशन करना है। क्या करना है? तो बोलते हैं फॉर इंप्लीमेंटेशन of reproductive health facilities, जो हेल्थ की फैसिलिटीज हैं उनके इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, हमें क्या क्या लगेगा, क्या क्या जरूरी है। पहली रिक्वायरमेंट नंबर 1, इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर्स। अब आप कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर माने? इंफ्रास्ट्रक्चर माने हमें हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी जहां पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर सके, क्लिनिक्स की जरूरत पड़ेगी, लैब्स की जरूरत पड़ेगी। हॉस्पिटल, क्लिनिक और लैब ये एक्चुअली क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। जहां हम पेशेंट को बुलाएंगे, प्रेग्नेंट मदर को बुलाएंगे, एंटीनेटल केयर करेंगे, पोस्टनेटल केयर करेंगे, बच्चे पैदा किए जाएंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात होगी। उसके लिए पहला रिक्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, लैब एटसेट्रा। इसके अलावा दूसरा रिक्वायरमेंट है, यस, इट इज नोन एज एक्सपर्ट्स, रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स पैनल। एक्सपर्ट्स में कौन कौन लोगों की जरूरत होगी? डॉक्टर्स, नर्सेस, लैब असिस्टेंट। सब एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ रहा हूं मैं। तीसरी, मटेरियल सपोर्ट। हमें मटेरियल सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। क्या क्या मटेरियल सपोर्ट में लगेगा? जैसे मेडिसिन्स, वैक्सीन्स एटसेट्रा। ये सब जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं इनसे कभी भी क्वेश्चन बनेगा नहीं। लेकिन सोचो एनसीईआरटी की किसी भी लाइन को मैं नहीं छोड़ रहा हूं कि किसी भी दिन अगर कोई क्वेश्चन बन जाए तो आपको ये ना लगे कि सर ने नहीं पढ़ाया था। तो बताओ पहला काम क्या था? आरसीएच का पहला काम, दूसरा काम, अभी 2 ही काम डिस्कस किए हैं। पहला काम, दूसरा, और अवेयरनेस कितनी जगह है? 3। एक कौन? एडोलसेंस, फर्टाइल कपल, जनरल अवेयरनेस। हो गया? और अब क्या पढ़ रहे हैं?
तो जो अवेयरनेस फैलाई है उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या रिक्वायर होगा, याद रहेगा? बताओ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, बोलो, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या? हॉस्पिटल्स। दूसरा कौन? एक्सपर्ट्स लाइक डॉक्टर, नर्स, लैब असिस्टेंट। तीसरा, मटेरियल सपोर्ट। बोलो, मटेरियल सपोर्ट रहेगा। मटेरियल सपोर्ट में क्या क्या? मेडिसिन। पक्का? चौथा, मतलब डी पॉइंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टेक्निक्स। कुछ लोग सो गए। इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टेक्निक्स, और इस न्यू टेक्निक में उन्होंने एक चीज पढ़ाई है आपको। ऐसी ही एक नई टेक्निक हमने वेस्टर्न कंट्री से उधार ली। वेस्टर्न कंट्री मतलब पश्चिमी देश, अमेरिका, इंग्लैंड, इनसे उधार ली, और इस टेक्निक का नाम था एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस। एवरीवन हियर? बोलते हैं जब मां के गर्भ में बच्चा होता है तो जो बच्चा होता है उस बच्चे को एक बैग के अंदर रखते हैं और प्लेसेंटा से जोड़ के रखते हैं। कल पढ़ाया था मैंने, प्लेसेंटा याद है? इसके बाद यहाँ पर कॉर्ड था, कॉर्ड का नाम? हाँ? इसके अलावा इनके अंदर कैविटीज होती हैं, याद है? इनमें से एक कैविटी थी एमनियोटिक कैविटी। फिर से बोलो, ठीक है, एमनियोटिक कैविटी। और इस एमनियोटिक कैविटी के अंदर एक फ्लूइड होता है, नाम बताओ? एमनियोटिक फ्लूइड। याद रखना, इस एमनियोटिक कैविटी के एमनियोटिक फ्लूइड का असेसमेंट करके, टेस्ट करके हम बच्चे की क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज पता लगा सकते हैं। क्या क्या एबनॉर्मलिटीज पता लगा सकते हैं? मान लो किसी बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। कौन सिंड्रोम? किससे पता लगेगा? एमनियोसेंट। अगर किसी को टर्नर सिंड्रोम है, बताओ किससे पता चलेगा? एमनियोसेंटेसिस। व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस? अरे, एमनियोसेंटेसिस एक टेक्निक है? नो सर, एमनियोसेंटेसिस एक टेक्निक है जिसमें हम क्या जांचते हैं? फिर से बोलो। और इस एमनियोटिक फ्लूइड को जान करके हम क्या पता लगाते हैं? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। जन्म से बाद की, जन्म के पहले, जन्म के पहले अगर तुम्हें मालूम चल जाए कि जो बच्चा आ रहा है उसको डाउन सिंड्रोम है, बताइए उसको पैदा करना कि अबॉर्ट कर देना? अबॉर्ट, एमटीपी कर दो, ठीक है ना, पैदा हो, अच्छा। लेकिन इंडियंस कितने खतरनाक हैं, देखो। एमनियोसेंटेसिस उन्हें सिखाई गई कि तुम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज पता करने के लिए देखो, लेकिन एमनियोसेंटेसिस का एक एब्यूज भी है। क्या बेटा? और वो एब्यूज ये है कि वो सेक्स डिटर्मिनेशन कर देता है। क्या कर देता है? सेक्स। यानी अगर आपको ये पता करना है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है कि लड़की, बताइए, एमनियोसेंटेसिस पता लगा सकता है? यस। तो टेक्निक तो बहुत अच्छी थी। अमेरिका में अभी भी चले जाओ, ये टेक्निक हो रही है, वहां बैन नहीं है। इवन अपना दिल्ली जो है, दिल्ली, यहां पर भी बैन नहीं है। इंडिया में एक शहर है दिल्ली, दूसरा शायद बेंगलोर, दिल्ली का तो मुझे आइडिया है, वहां पर ये बैन नहीं है। बाकी इंडिया के हर एक स्टेट, हर एक शहर में इसको बैन कर दिया गया है। भैया स्पेलिंग बड़ा गड़बड़ होता है। वैधानिक चेतावनी सुने हो? वैसे ही स्टैट्यूटरी बैन, वैधानिक बैन है, इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। बताइए, आरसीएस ने एक नई टेक्निक उठाई थी, टेक्निक का नाम क्या था? एमनियोसेंटेसिस। आज भी चल रही है? हाँ? बताओ, चल रही कि बंद कर दी गई? बताओ किस लिए की गई थी? क्या एमनियोसेंटेसिस से जन्म के पहले हम बच्चे का
क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज पता कर सकते हैं? बताइए, ये करना एक अच्छा यूज था? यस। लेकिन हमारे इंडिया में लोगों ने इसका यूज किया कि अब्यूज? तो बताइए, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी पता करने के लिए इसे यूज करने लगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन पता लगाने लगे कि बच्चा लड़का है कि लड़की? तो बताओ, गवर्नमेंट ने इस टेक्निक को मेंटेन रखा कि बैन कर दिया? बैन कर, हटा दें? बताओ, 4 पॉइंट हो गए, किसी को कुछ याद ही नहीं कौन चार पॉइंट? बताओ, इंप्लीमेंटेशन के 4 पॉइंट हो गए। पहला दूसरा एक्सपर्ट पैनल, तीसरा मटेरियल सपोर्ट, चौथा पता नहीं, चौथा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टेक्निक्स। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, और बोलते हैं न्यू टेक्निक्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको न्यू रिसर्चेस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो न्यू रिसर्चेस पर भी आरसीएच कहता है कि ध्यान दो। इन्हीं न्यू रिसर्च में से एक रिसर्च हमारी इंडिया में हुआ ओसीपी के नाम पर। व्हाट इज ओसीपी? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। भाइयों बहनों, पहले ध्यान से सुनना, वरना ये रिसर्च तुम्हें समझ में नहीं आएगी। ध्यान से सुनो। जनरली जो ओसीपी होती हैं उनमें होता है एस्ट्रोजन। बोलो क्या होता है? एंड प्रोजेस्टेरॉन। बोलो क्या? प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के जो हार्मोन हैं, दे आर स्टेरॉइड इन नेचर। किस नेचर के? और स्टेरॉइड की एक खास बात है कि अगर आप इसे खाएंगे तो आपका वेट गेन होगा। वेट गेन होगा। तो जो महिलाएं ओसीपी खाने लगती हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव बेटा पिल्स खाने लगती हैं, उनका वेट बढ़ने लगता है। और जब वेट बढ़ने लगता है तो ये एक बहुत बुरी बात लगती है और वो उसे छोड़ देती, खाना बंद कर देती। तो ओसीपी कितना भी प्रमोट करो, कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते, कहते नहीं खाएंगे, हटाओ, वेट बढ़ेगा। तो हमारे लखनऊ में एक जगह है, एक इंस्टीट्यूट है, CDRI। व्हाट इज CDRI? इट इज नोन एज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कभी लखनऊ जाना हो ओके। तो CDRI ने एक ओसीपी बनाई, इसका नाम है सहेली। सहेली नाम की जो ओसीपी है, इट इज नॉन स्टेरॉइडल। ओसीपी ये बिना स्टेरॉइड की ओसीपी है एंड इट इज यूज्ड वंस इन अ वीक। हफ्ते में एक बार खानी होती है और अच्छा कॉन्ट्रासेप्शन देती है। तो इस तरीके से CDRI की ये सहेली नाम की ओसीपी के बारे में भी हमें पता चला और आरसीएच ने इसे इंप्लीमेंट करते वक्त किसके अंडर किया? न्यू टेक्निक की न्यू रिसर्चेस। बताइए, रिसर्चेस अभी बंद हो रही हैं कि चल रही हैं? चल। इन्हीं रिसर्च में जो सबसे रिसेंट रिसर्च चल रही है वो कोरोना वैक्सीन। इससे कोई रिसेंट अभी चल नहीं रही। तो हटा भाई, हटाते हैं हम लोग, हटाएं? चलो, इतने पॉइंट कौन कौन बता देगा? अगर बता देगा तो आगे बढ़ते हैं। चलो, क्या 1951 याद है? बड़ा खुशी हुई। पहला प्रोग्राम चलाया, प्रोग्राम का नाम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम।
इसके बाद इसको मॉडिफाई किया गया RCH, और इसे हर डिकेड में बेटा लगभग इसे असेस करते हैं, असेस करके इसमें कुछ कुछ बातें कर रहे हैं। पहले किसको गोल किया गया था? 2 लोगों को, प्रेग्नेंट लेडी और चाइल्ड को बेटा गोल किया गया था। बाद में से और लोग भी जोड़े गए। अच्छा बताओ, इसमें हमने 2 ही काम अभी तक सीखे। 1 इज अवेयरनेस, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन। अगर इतना भी सीख गए तो बहुत है। अवेयरनेस कितनी जगह? 3, तीनों याद है? बताओ, किशोरावस्था की अवेयरनेस, शादी वाले लोगों की अवेयरनेस, जनरल लोगों के लिए अवेयरनेस। पक्का? फिर इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में 5 पॉइंट है, 5 याद है? पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा एक्सपर्ट, फिर तीसरा मटेरियल सपोर्ट। अच्छा, चौथा नई टेक्निक का इम्प्लीमेंटेशन। इसमें कौन सी टेक्निक थी? एमनियोसेंटेसिस। इसके अलावा नई रिसर्च भी है, बोलो कौन? बोलते हैं RCH के इतने इम्प्लीमेंटेशन, इतने रिसर्चेस का क्या रिजल्ट आया? नाउ टॉक अबाउट द रिजल्ट। तीसरा पॉइंट, तीसरा कैसे? पहला अवेयरनेस। पहला क्या था? दूसरा क्या था? इम्प्लीमेंटेशन। इस अवेयरनेस और इम्प्लीमेंटेशन के क्या क्या रिजल्ट आए, पहले ध्यान सुनना। पहली बात तो रिप्रोडक्टिव क्लिनिक्स बनी और लोग रिप्रोडक्टिव क्लिनिक्स जाने लगे। पहले शर्माते थे, अब जाने लगे, रिप्रोडक्टिव क्लिनिक्स में जाने लगे। ये 70 सालों में हुआ कि आप लोग क्लिनिक्स में जाने लगे, वरना पहले जितने भी बेबी पैदा होते थे घरों में दाइयों के द्वारा पैदा होते थे। मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज बढ़ गई, अस्पताल की डिलीवरी बढ़ गई। मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज बढ़ गई। और अगर अस्पताल की डिलीवरीज बढ़ गई तो 2 चीजों में कमी आई। एक MMR, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, जो माएं मर जाती थी बच्चा को पैदा करते करते, जो मदर्स क्या की डेथ हो जाया करती थी बच्चों को पैदा करने में। कई बार हैमरेज, आज भी इंडिया में माँ के मरने का सबसे बड़ा कारण है प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान ब्लड का ज्यादा लॉस हो जाना, और ज्यादा ब्लड बह जाने की वजह से माँ बेड पे ही दम तोड़ देती, बच्चा बच जाता है, माँ मर जाती है। इट इज नोन एज MMR। व्हाट इज MMR? ये कम हुए। और IFR, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, IMR, ये भी कम हुए। जो बच्चे मर जाते थे बेड में वो भी कम मरने लगे। तो रिप्रोडक्टिव क्लिनिक्स बनी, मेडिकल असिस्टेड डिलीवरी होने लगी, MMR कम होने लगे, IMR कम होने लगे। व्हाट इज IMR? डेथ रेट कम हो गई इंडिया की, डेथ रेट डिक्रीज हो गई, जनरल डेथ रेट डिक्रीज होने लगी, डिक्रीज हो गई। एरो नीचे मतलब डिक्रीज। लोग STDs के बारे में बात करने लगे। व्हाट इज STD? इनका ट्रीटमेंट होने लगा, वरना लोग इन्हें गुप्त रोग का नाम दिया करते थे। गुप्त रोग, जिसको गुप्त करके रखो, बताओ मत। याद रखना, इन रोगों पर आपको नीम हकीम सबसे ज्यादा चूना लगाते हैं। आपको भाई साहब ये हो गया है, अच्छा आपको अब तो भैया मैं एक जड़ी बूटी दूंगा, उस जड़ी बूटी का 1000 रुपए लगेगा। बेचारा डरता हुआ 1000 रुपया ले आया, दवा में कुछ था नहीं। तो याद रखना, देयर आर सो मच साइकोलॉजीज। जब आप बड़े हो गए तो तुम्हें पता चलेगा कि आपको किन किन बातों में बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो STDs का ट्रीटमेंट हो गया, और सबसे डेडली डिसीज बोलो एड्स, इसके प्रिवेंशन बताए जाने लगे। अब लोग खुलकर बात करते हैं कि एड्स से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। और RCH ने कमाल का काम किया। याद रखना, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा दिया।
याद रखना, क्वालिटी ऑफ लाइफ इवन गांवों में भी लोगों की इंक्रीज हो गई। अदरवाइज क्वालिटी ऑफ लाइफ रिलेटेड विद द हेल्थ इट वाज वेरी पुअर, बहुत खराब क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोग जिंदा रह रहे थे। अभी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गई। तो ये सब फायदे हैं, इन फायदों के कुछ नुकसान है, और नुकसान हमारा अगला टॉपिक है। इन सारे फायदों से लोग मरने कम ज्यादा लगे, हाँ, मरने कम लगे, और बच्चा पैदा कम किया तो बच्चे बढ़ रहे हैं, और मर लोग। तो बताओ, एक तरफ से आए जा रहे हो, दूसरी तरफ से जा, तो लोग घट रहे कि बढ़ रहे? बढ़ रहे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड क्या लिखा है? बर्थ कंट्रोल। सो नेक्स्ट टॉपिक, हटा दें इसे। बताओ यहां तक कौन कौन लोग पहुंचा देंगे? मैं पहुंचा दोगे? इतना ऐसे टाइप चीज में हम लोगों ने पॉइंट निकाले हैं, अगर अभी भी नहीं आए हैं तो तुम बेवकूफ हो। चलो 3 मिनट के अंदर खत्म करना है, आगे पढ़ाऊंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। चलो जल्दी जल्दी बोलो। क्या आपको 1951 याद है? नहीं, उसके पहले WHO याद है? फुल फॉर्म याद है? हेल्थ की डेफिनेशन याद है? बीमारी कम तो फिर हेल्थ है। कंप्लीट वेलबींग होनी चाहिए। कंप्लीट वेलबींग का नाम याद है? तो फिजिकल वेलबींग। अच्छा बताओ, मियर ऑब्सेंस ऑफ डिसीज तो नहीं, सब कुछ वेलबींग होना चाहिए। क्या नॉर्मल हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और नॉर्मल फंक्शन होने चाहिए? इंडिया ने सबसे पहले बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात नेशनल लेवल पे की, राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने कोई प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम का नाम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ईयर 1951। फिर RCH बनाया गया, 3 बातें की गई। RCH में 3 बातें नहीं, 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट अवेयरनेस, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन, तीसरा रिजल्ट। तीनों बात कर पाओगे? अवेयरनेस कितने लोगों को फैलाई गई? 3। याद है? किशोरावस्था, शादी वाले कपल, जनरल अवेयरनेस। हो गया? इम्प्लीमेंटेशन में 5 पॉइंट है, बोलो। इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपर्ट, मटेरियल सपोर्ट, नई टेक्निक, नए रिसर्चेस। पक्का? और रिजल्ट क्या है याद है? रिजल्ट अभी अभी लिखे थे, याद है? बताओ, डेथ रेट बढ़ गई कि कम हो गए? IMR, MMR, क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिप्रोडक्टिव क्लिनिक में लोग जाने लगे, मेडिकल असिस्टेड डिलीवरी होने लगी, बच्चे अब घर में पैदा हो रहे हैं कि हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होने की वजह से माँ भी बच रही हैं और बच्चे। पक्का? इतना सारा रिजल्ट होने की वजह से क्या हुआ? पॉइंट नंबर 2, इट इज नोन एज पॉपुलेशन ग्रोथ एंड बर्थ कंट्रोल। दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। ये हमारा अगला टॉपिक है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड बर्थ कंट्रोल के बारे में बात करना है। तो याद रखना है, पहली बात तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गई, फिर से लिख दे रहा हूं वही बातें, इंक्रीज हो गई। दूसरा, MMR कम हो गया। मालूम है कि 5 मिनट से ज्यादा सेल चल नहीं पाएंगे, अब की बार गए तो बंद कर दूंगा। तो जब तक ये सेल नहीं जाते, जब तक इनके कदमों में जान है, तब तक क्लास चलती रहेगी। लाओ भैया ढक्कन दो, मुझसे में ढक्कन ही फेंक दिया मैंने। चलो कोई बात। बताओ, MMR बढ़ रहा कि कम हो रहा है? और IMR, व्हाट इज IMR? ये भी कम हो रहा है। और डेथ रेट,
लोग मर रहे कम की ज्यादा? कम। हाँ? और इससे इससे बेटा यंग पर्सन्स का नंबर बढ़ रहा है। इंडिया में यंग पर्सन्स, बच्चे सब, मतलब यंग लड़के कम है कि ज्यादा? ज्यादा। और यंग पर्सन आर द पर्सन ऑफ द रिप्रोडक्शन एज। रिप्रोडक्शन एज के लोग बढ़ रहे हैं। याद करो, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच में 3 फेजेस थे। नंबर 1 जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव। तो बताओ हमारे देश में जुवेनाइल और रिप्रोडक्टिव लोग घट रहे कि बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं। वो बच्चे आगे जवान होंगे, वो नए लोगों को पैदा करेंगे। बताइए हमारी ग्रोथ रेट घट रही है कि बढ़ रही है? हाँ? ग्रोथ रेट बढ़ने लगी, और ग्रोथ रेट बढ़ने की वजह से पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। इसका एक डाटा है, एनसीईआरटी में वो डाटा है, आपको लर्न करना पड़ेगा। बोलते हैं 1900 में पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व की जो पॉपुलेशन थी इट वाज 2 बिलियन। 2 बिलियन। 2000 तक आते आते ये पॉपुलेशन 6 बिलियन हो गई, 3 गुना 100 सालों में। और बोलते हैं 2011 तक आते आते इट बिकम 7.2 बिलियन, और अभी भी बढ़ रही है, रुकी नहीं है। तो बोले जो पूरा विश्व, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, पूरे विश्व में 2 बिलियन लोग थे 1900 में, और सन 2000 तक आते आते हम लोग 6 बिलियन हो गए पूरे विश्व में, और 2011 तक आते आते 7.2 बिलियन हो गए। और इंडिया इसमें पीछे नहीं है, दम भर लगा पड़ा है। 1947 में हम थे 350 मिलियन। बिलियन की मिलियन? मिलियन। बिलियन बेटा। 350 बिलियन 1947। ये 1947 क्यों लिया? जब हम आजाद हुए तो कितने थे? मिलियन। और बेटा 2000 तक आते आते, सन 2000 तक आते आते हम 1 बिलियन हो गए, 100 मिलियन। और अभी रुके नहीं, 2011 तक आते आते हम 1.2 बिलियन हुए, और मोदी जी आए 2014 में। 2014 में 1.25। मेरे 125 करोड़ भाइयों एंड बहनों, नहीं आया? और तब से मोदी जी रुके नहीं है। अगली बार मोदी जी कहेंगे मेरे 1.5 करोड़। हाँ, अभी इस समय ऐसा मान रहा है इट इज अबाउट 1.35 बिलियन। इस समय इंडिया की पॉपुलेशन जो है 2020 तक आते आते 1.35 सोची जा रही, और 2025 तक आते आते हम 1.5 होंगे इंशाअल्लाह। है ना? ओके। इसके पीछे का कारण ये तो है ही, बेटा शांत रहो, ठीक है, मजा आता है, लेकिन ये समस्या है। सोचो 3,000 नहीं 10,000 मेडिकल सीट होती और तुम लोग अप्लाई करने वाले केवल 8,000 लोग होते। वाह! सारे लोगों को MBBS, सब डॉक्टर हो जाते तो बीमार कौन होता? टीचर। अबे जो टीचर होता है वो सब डॉक्टर होते हैं। अब ध्यान सुनो, बोलते हैं ये वजह हमारे ग्रोथ रेट की है। हमारा जो ग्रोथ रेट है इस समय इंडिया का, इट इज अबाउट लिटिल लेस देन 2। लेस देन 2। व्हाट इज 2?